नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पिछले जो कुछ भी पढ़ चुके हैं, अभी हिंदी व्याकरण में वर्ण पढ़े हैं और वर्णों के भेद में स्वर और व्यंजन पे चर्चा किए थे, किंतु स्वर ही पूरा हो पाया, उसके आधार पूरे हो पाए हैं। आज हम चर्चा करेंगे थोड़े से वर्णों की संख्या पर। जैसे कि आज की परीक्षाओं में कुछ इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि कुल वर्ण कितने हैं, कुल मूल व्यंजन कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, मूल स्वर की संख्या कितनी है, किसने क्या माना है, आदि इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, थोड़ी सी उनमें चर्चा करेंगे और फिर आगे इसी क्रम में देखेंगे। देखिए, पहले है कि वर्णों का वर्गीकरण, कि जब हम वर्णों का वर्गीकरण किए तो हम उच्चारण के आधार पर दो ही रूप देखने को मिला, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ये आपको सर्वसाधारण रूप से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन ये 52 है कौन से, इनमें देखेंगे। देखिए, कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है? मूल वर्णों की संख्या, देखिए ये कुल वर्णों की संख्या मतलब कि मूल और जो अलग से जोड़े गए हैं, जैसे आगत, संयुक्त, द्विगुण, उत्क्षिप्त इत्यादि, सबको मिला करके तब 52 हुए हैं। लेकिन जो अन्य व्यंजनों के योग से बनते हैं, उनको छोड़ करके केवल मूल व्यंजनों, मूल वर्ण है। ध्यान ये देना है कि कुल वर्णों की संख्या में स्वर और व्यंजन सब की संख्याएं शामिल हो जाएंगी और कुल मूल वर्ण केवल मूल स्वर और मूल व्यंजन, इन्हीं को केवल गिना जाएगा। तो कुल मूल वर्णों की संख्या में 46 होती है, जिनमें 11 स्वर और 35 व्यंजन। यहाँ एक चीज देखने को है कि 35 व्यंजन कैसे या कौन कौन से हैं। तो 35 व्यंजन में 25 स्पर्शी हैं, 4 अंतस्थ है और 4 ऊष्म व्यंजन है। ये तो 33 हुए, लेकिन 35 देवनागरी लिपि में 2 वर्ण उत्क्षिप्त को भी माना है। उत्क्षिप्त को भी शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये इन्हीं वर्णों के द्वारा ही या मिलने पर केवल उसमें एक नवीन परिवर्तन किया गया है। वो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसे ड़ा, अड़ा और अढ़, ये उत्क्षिप्त व्यंजन, मतलब कि इसको बोलते समय क्या इसका नवीन नाम कैसे दिया गया, तो कुछ शब्दों में इनका निर्माण होता है। ये साधारण रूप से शब्दों के बीच में ही आते हैं, इसलिए इनका नाम एक नया हो गया है और इसलिए इसको नवीन या विकसित व्यंजन भी कहते हैं। और इसका नाम उत्क्षिप्त क्यों किया गया, द्विगुण क्यों किया गया, तो ये हम व्यंजनों के वर्गीकरण में देखेंगे। लेकिन यह बात यह है कि कुल मूल वर्णों की संख्या 46 है, 11 स्वर, 35 व्यंजन। यदि आपको 46 न मिले, 2 को हटा दिया जाता है, तब आपके व्यंजनों की संख्या कुछ दूसरी हो जाएगी। कुल मूल स्वरों की संख्या, देखिए मूल स्वर तो 4 ही हैं, आ, ई, उ और री। देखिए देवनागरी लिपि में इन्हीं 4 स्वरों को ही मूल स्वर कहा गया है और री का जो दीर्घ रूप है ये हिंदी में नहीं है और ये शुद्ध स्वर, इसको भोलानाथ तिवारी ने शुद्ध स्वर हिंदी में प्रयुक्त नहीं माना है। क्यों नहीं माना? क्योंकि इसका उच्चारण अब व्यंजन के सदृश होने लगा है। ये हम पीछे की क्लास में देख चुके हैं, किसके समान होने लगा है? व्यंजन के समान होने लगा है। कुल तो ये मूल मतलब कि जो नैसर्गिक हो, प्राकृतिक हो, बीज हो, मतलब जहाँ से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, वो क्या होते हैं? मूल स्वर के हैं। तो मूल स्वर की संख्या 4 ही होगी। मूल व्यंजनों की संख्या, देखिए केवल व्यंजन पूछा है, न कि वर्ण। तो आपको वर्ण, व्यंजन, स्वर, इन तीनों में अंतर अच्छे से आना चाहिए कि वर्ण क्या है। वर्ण में अगर कहेंगे तो स्वर व्यंजन दोनों आएंगे और व्यंजन अकेले कहेंगे तो केवल उसमें स्वर नहीं, केवल व्यंजन ही आएंगे, स्वर को हटा दिया जाता है। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 ही होती है। यदि 33 और 35 विकल्प में दोनों रहते हैं तो आपको 35 ही सही करना है। कारण ये है कि 35, क्योंकि देवनागरी लिपि में या मानक हिंदी में 35 2 उत्क्षिप्त व्यंजनों को जोड़ दिया गया है, उसे मान्यता भी दी गई है, इसलिए 35 ही सही होगा। और यदि 35 विकल्प में नहीं रहता है तो 33 ही होंगे। क्या है ये? 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म।
अब ये स्पर्शी व्यंजन किसे कहेंगे, अंतस्थ किसे कहेंगे, या इनका अंतस्थ नाम कैसे पड़ा, इन्हें स्पर्शी क्यों कहते हैं और ऊष्म क्यों कहते हैं, ये किसके आधार पर इनका नाम रखा गया है, ये हम व्यंजनों के वर्गीकरण में देखेंगे। कुल व्यंजनों की संख्या, देखिए यहाँ व्यंजन, अब यहाँ मूल नहीं, कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है कि कुल कितने व्यंजन है हिंदी भाषा में, तो 41 होंगे। देखिए व्यंजन अकेले पूछा गया है, स्वर नहीं है, यहाँ मूल व्यंजन था, यहाँ कुल है, कुल तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ मूल और केवल व्यंजन, व्यंजन में यहाँ मूल और जो मूल व्यंजनों से निर्मित होते हैं उन व्यंजनों को भी जोड़ करके पूछा गया है। जैसे तो 41 होते हैं इसकी संख्या, क्या क्या इसमें होते हैं, स्पर्शी 25 है, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, द्विगुण और अयोगवाह 4 संयुक्त। यदि इस 41 में हम 11 स्वर जोड़ देंगे तो 52 मिल जाएगा और ये मूल वर्णों की या कुल वर्णों की, मूल नहीं कुल वर्णों की संख्या हमें मिल जाएगी। तो कुल व्यंजनों की संख्या 41, कुल मूल वर्णों की संख्या 33, कुल वर्णों की संख्या 52 और कुल मूल स्वरों की संख्या 4, कुल स्वरों की संख्या 11। अब वो 11 स्वर कौन है वो हम देखे थे कि आ, ई, क्रम वर्णमाला के क्रम में जो वर्णित है वो ये है कि आ, उसके बाद दीर्घ, फिर ई, फिर उसके बाद दीर्घ, फिर ऊ, फिर उसके बाद दीर्घ, फिर सजाती स्वरों के क्रम से उच्चारण के आधार पर फिर री का क्रम आता है, फिर संयुक्त स्वरों का क्रम आएगा ए, आई और ओ, औ। ये स्वर हैं जो स्वरों के क्रम में वर्णित हैं। बाकी ये शब्दकोश में ऐसा नहीं वर्णित है, शब्दकोश में शब्दकोश का जो आधार है ये क्रम नहीं है, वहाँ पर तो दूसरा क्रम है आगत स्वर। देखिए ये जोड़े नहीं गए हैं, आपके इस 52 वर्ण में आगत स्वरों को नहीं जोड़ा गया है। इस अंग्रेजी और फारसी में इसका, अंग्रेजी और फारसी भाषा की ध्वनियों से ये प्राप्त हुआ है आ। इस आ स्वर का प्रयोग होता है और इसलिए ये किसी दूसरी भाषा का की ध्वनि है जो हिंदी भाषा में ग्रहण की गई है। तो आगत स्वर या गृहीत स्वर, इसका नाम गृहीत भी होगा, क्या होगा, गृहीत स्वर की ग्रहण किया गया है। तो आ है, स्वर की बात होगी, व्यंजन नहीं। आगत व्यंजन, तो आगत व्यंजन ज और फा, ये ही मानक हिंदी या देवनागरी लिपि में ज और फा को ही लिया गया है, गा और खा को नहीं। तो इस आधार पर जैसे कहें कि मानक हिंदी के आधार पर कुल वर्णों की संख्या तो 56 हो जाती है, 52 नहीं रहती है। यदि विकल्प में ना रहे 52 तो 56 भी सही हो सकता है। तो ये आपके प्रश्न पर आधारित होता है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। ये तो संख्या थे कि संख्या कैसे किसकी कितनी संख्या है, जैसे व्यंजन की, स्वर की, आगत की। तो ये हम संख्या पर चर्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे आगे कि व्यंजनों में या वर्णों में व्यंजनों की संख्या, या नहीं व्यंजनों में वर्ण में व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि जो नाम रखे जाते हैं वर्णों के, स्वर हो अथवा व्यंजन, उनका किस आधार पर नाम होता है, यह ही इसमें प्रमुख होता है। जैसे कि व्यंजन, हमने स्वर का वर्गीकरण देखा और उसी प्रकार व्यंजन के भी वर्गीकरण के कुछ आधार होते हैं, उनके नाम होते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा में स्वर का वर्गीकरण किए तो स्वर के वर्गीकरण में इन्हीं 11 स्वरों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा स्वर में पिछली वीडियो में कि विवृत स्वर क्या है, तो विवृत एक नाम हो गया, और आवृत्ताकार स्वर क्या है तो वो भी एक नाम हो गया। तो इस प्रकार ऐसे ही व्यंजनों का भी वर्गीकरण है, उसके भी कुछ आधार हैं, किस नियम से उनको बांटा गया है और उनके नाम रखे गए हैं, ये हम देखेंगे। बस देखते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण का आधार, कि किस किस आधार पर कितने आधार हो सकते हैं। हम किताबों में देखते हैं
तो एक दो ही मिलते हैं, जैसे प्रयत्न के आधार पर, स्थान के आधार पर, और ये स्वर तंत्रियों के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। और भोलानाथ तिवारी ने दो अन्य आधारों को भी प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि ये इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं व्यंजन, इनके क्या क्या नाम होते हैं। देखिए, प्रयत्न या मुखांगों द्वारा श्वास रोकने के आधार पर जब किसी व्यंजन का उच्चारण होता है तो हमारे मुख, देखिए मुखांगों, मुख में, मुख के जो अंग हैं, मुख के भीतर ही कई अंग विद्यमान होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर ही ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं। मुखांग में जैसे जीभ है, तालु है, ओष्ठ है इत्यादि, ये सब मुखांग हैं। उनके भीतर ही जब हम व्यंजनों को उच्चारण करते समय प्रयास करते हैं तो कई भेद हो जाते हैं, जो व्यंजन होते हैं उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो प्रयत्न या मुखांगों के आधार पर वर्णों को 8 रूप में बदला गया है, या 8 नाम दिए गए हैं, सबके अलग अलग, जो जिस तरीके से उच्चारित होते हैं। स्थान के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। अब ये प्राणत्व क्या है, स्वर तंत्रियाँ क्या है, ये हम आगे देखेंगे। उच्चारण शक्ति के आधार पर, ये भी एक विभाजन है व्यंजनों का। ह्रस्वता, दीर्घता के आधार पर किस व्यंजन में अधिक मात्रा के समान बल पड़ता है। जैसे ये तो उच्चारण, जैसे ह्रस्वता दीर्घता के आधार पर आपने व्यंजनों का देखा था, लेकिन स्वरों में भी, स्वरों में देखा था, व्यंजनों में भी इसका वर्गीकरण है संयुक्तता असंयुक्तता के आधार पर। कि जब हम देखेंगे कि हमारी भाषा में संयुक्त व्यंजन 4 ही हैं, जैसे ये है संयुक्त व्यंजन 4 है, तो केवल 4 ही क्यों हैं, और भी हो सकते हैं। तो इस पर इस विद्वान ने क्या विचार किया है, तो इनके आधार पर हम देखेंगे कि क्या क्या नाम है। आज हम केवल एक पे ही चर्चा करेंगे, प्रयत्न के आधार पर। देखिए, संस्कृत भाषा में प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। देखेंगे कि बाह्य और अभ्यंतर, वहाँ पर विद्वानों ने अभ्यंतर में जहाँ पर अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, तो ये सब उसके विभाजन हैं। लेकिन हिंदी भाषा में जब विद्वानों ने विचार किया तो उन्होंने पाया कि क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रयत्न अभ्यंतर का ही होता है स्वरों में। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर दोनों को मिलाकर एक को ही प्रधानता दी गई है, और उन्होंने कुछ अलग तरीके से अलग अलग नाम दिए हैं और अलग भेद किए हैं। तो प्रयत्न के आधार पर तो इन्होंने क्या कहा कि मुखांग में श्वास को रोकना, कि मुख में ही जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु को या श्वास को कितनी देर तक रोका जाता है, और जब रोकते हैं और उनको छोड़ना, इस आधार पर क्या है प्रयास करना मुख के अंदर ही। तो अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, किसमें किस प्रकार का संघर्ष या अगल बगल के मुखांग किसका कितना सहयोग होता है, या इस पर आधारित करने के आधार पर अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार होते हैं, 8 नाम दिए गए हैं। पहला जैसे स्पर्श, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, पार्श्विक, पार्श्विक, उत्क्षिप्त और कंपनजात, संघर्षहीन, सप्रवाही। ये 8 नाम हैं प्रयत्न के आधार पर। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का भेद नहीं है, इनमें से या कौन प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का भेद है। इन्हीं 33 व्यंजन, जो मूल 33 व्यंजन हैं, इन्हीं को बांटने का, केवल इनका उच्चारण कैसे होता है, प्रयास में क्या बल पड़ता है, अलग अलग नाम रख देंगे। जैसे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी में इनके अनुसार इन्होंने कहा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, कि जब किसी व्यंजन को उच्चारण करते हैं तो मुख के अवयव स्पर्श करते हैं, और जब स्पर्श करते हैं तो मुख के भीतर एक ही स्थान पर जब अधिक बल देते हैं तो उसका नाम हो जाता है। कि जैसे कंठ में ज़्यादा बल पड़े या उन्हीं के आधार पर उच्चरित हो तो वो कंठव्य होता है या कंठ होते हैं। तो इस स्थिति में स्पर्शी व्यंजन में
तीन स्थितियां, एक प्राणवायु को बाहर निकलने में तीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पहला है आगमन, दूसरा है अवरोध, फिर तीसरा है स्फोटन। आगमन क्या है? जब मुख में किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले मुख के भीतर वायु जाएगी, फिर वहां पर दूसरी स्थिति होती है अवरोध, और एक मुखांग का दूसरे से में के बीच वायु को रोकना कुछ देर तक, वो अवरोध कहलाता है। फिर उसके बाद जब उसको छोड़ना उस जगह से, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो चट से ध्वनि होती है और कोई ना कोई व्यंजन का उच्चारण हो जाता है, तो स्फोटन कहलाता है। तो अंतिम अवस्था स्फोटन से ही आपको ध्वनि सुनाई देता है। तो स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो इनके अनुसार इन्होंने 16 बताए हैं। देखिए, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 बताई गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सब तो पढ़ते हैं कि किताबों में 25 मिलते हैं, स्पर्शी व्यंजन 25 मिलते हैं। 25 में क्या है? जिसे देखिए, जो 25 होते हैं उन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो 25 होती है। लेकिन स्पर्शी व्यंजन, ये इनका जो वर्ग बनता है ये स्पर्श के कारण ही बनता है। लेकिन अगर हम देखें, जैसे कि वर्ग मतलब सबका समूह, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, हम एक की ही बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे का उच्चारण कंठ से, खा का कंठ से, गा का कंठ से, घा का कंठ से, लेकिन ये जो पांचवा वर्ण है, क्या इसका भी केवल कंठ से उच्चारण होता है? नहीं। इसलिए इसको उच्चारण के आधार पर हम पूर्ण शुद्धता नहीं दे सकते हैं। तो केवल 4 ही होंगे जो कंठ से उच्चरित होंगे, लेकिन इनका वर्ग अगर बनाएंगे तो 4 का ही बनेगा, 4 ही आएंगे एक वर्ग के अंतर्गत। तो 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं तो 4 ही रहेंगे, इसलिए वर्गीय नाम, स्पर्शी को वर्गीय नाम नहीं दे सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। तो जो 5 वर्गीय होते हैं, जैसे का वर्ग और चा वर्ग में टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। इनमें देखेंगे तो सबका अपना अपना एक वर्ग है और सबका अपना अपना एक उच्चारण स्थान है, जिसके आधार पर इनका नाम रखा गया है कि ये इनके उच्चारण स्थान है। और इनमें जो पंचमाक्षर होगा, जैसे इया, अड़ा, ना, मा, तो ये सब पंचमाक्षर, इनका भी संबंध स्पर्श से पूर्णता नहीं होता है। और ये जो चा वर्ग है, इनके उच्चारण में भी प्रयत्न की कुछ दूसरी ही स्थिति हो जाती है। तो जब हम इस 5 वर्ण को और इधर 4 को, इनको हम हटा देंगे तो 16 ही बचेंगे और 16 ही वर्गीय व्यंजन होते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में 25 वर्गीय व्यंजन ही कहे गए हैं। तो 25 वर्गीय व्यंजन, 25 वर्गीय व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन कहा गया है, क्योंकि ये स्पर्श करते हैं। लेकिन विद्वानों ने हिंदी में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 ही बताई है, शुद्ध 16 ही है। अब प्रश्न बनता है कि यदि हमसे पूछा जाए विकल्प में यदि 25 नहीं होगा तो 16 ही सही होगा, अन्यथा 25 ही आपको स्पर्शी व्यंजन बताने हैं। दूसरा है संघर्षी। देखिए, संघर्षी ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण में 2 उच्चारण स्थानों के बीच में, जिनमें उच्चारण स्पर्श संघर्ष करना पड़े 2 के बीच में, तो वो संघर्षी, जिन्हें संघर्ष करना पड़े उच्चारण में, थोड़ा रगड़ उत्पन्न हो, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, तो वो संघर्षी व्यंजन होते हैं। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, हिंदी में 8 हैं संघर्षी व्यंजनों की संख्या, हिंदी में 8 है। हम जिस विद्वान के अनुसार पढ़ रहे हैं उन्होंने तो 8 ही बताया है, लेकिन आप कहेंगे कि संघर्षी व्यंजन कितने हैं, तो 4 ही पढ़े होंगे, तीनों सा और हा। लेकिन हिंदी में मूर्धन्य सा नहीं है, केवल तालव्य और दंती सा ही है, हा है।
फा, देखिए इन स्वरों को जब, इन व्यंजनों को जब हम उच्चारित करेंगे तो हमारी जीभ या हमारे मुखांग में थोड़ा सा संघर्ष की स्थितियां होती हैं। वायु को निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। जैसे उच्चारण करके ही देख लेंगे, स, श, ह, फ, व, ज, ख, ग। तो ये इन सबको क्या है, ये संघर्षी व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? स, श, ह, फ, व, ज, ख और ग। ये संघर्षी व्यंजन है। लेकिन संस्कृत में केवल तीनों सा, और मतलब कि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहा गया है प्रयत्न के आधार पर। अब देखते हैं स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श भी करना पड़े मुखांगों को और संघर्ष भी करना पड़े, वे संघर्षी कहलाते हैं। ये इनकी संख्या 4 ही होती है। जो चा वर्ग है उसमें इया को छोड़कर, क्योंकि ये नासिक के हो जाते हैं, इन चा वर्ग के चारों व्यंजन चा, छा, जा, झा, इनके उच्चारण में जिह्वा को या मुखांग को स्पर्श और संघर्ष दोनों करना पड़ता है, इसलिए स्पर्शी और संघर्षी दोनों है। स्पर्श संघर्षी ये नाम दिया गया है। तो जैसे आप पूछा सकता है इनमें से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, इनमें से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। नासिक, देखिए नासिक की ध्वनियाँ, इसलिए देवनागरी लिपि में देखिए इस नासिक की ध्वनि को, पंचमाक्षर को अनुस्वार ध्वनि में भी बदल दिया गया है। नासिक ध्वनियाँ वर्गीय व्यंजन के 5वां व्यंजन होता है, जिनका उच्चारण मुख से कम, नासिका से अधिक होता है, वे नासिक व्यंजन कहते हैं। ये हम स्वर के वर्गीकरण में देख गए हैं कि नासिक के अनुनासिक, निरनुनासिक उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण है। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए पार्श्व मतलब बगल, इक मतलब तो बगल से जिसका संबंध हो वो पार्श्विक होता है। इस व्यंजन के उच्चारण में मुख के भीतर से ही प्राणवायु धीरे से बगल से ही निकल जाती है, किसी विशेष अंग को, मुखांग को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए उसे पार्श्विक कहा गया है। एक ही व्यंजन है ल और उत्क्षिप्त। देखिए ये इसका कई नाम है, लेकिन प्रयत्न के आधार पर इसका नाम उत्क्षिप्त है। उत्क्षिप्त का मतलब जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा को ऊपर उठ करके अचानक गिरना पड़े, उत मतलब ऊपर, क्षिप्त मतलब गिरना, ऊपर उठ करके नीचे गिरे, वो उत्क्षिप्त होता है। और इसे नवीन वर्ण भी कहा गया है और तारण जात भी कहा गया है। इसी व्यंजन का अलग अलग नाम है, वो अलग अलग स्थितियों में हमें मिलेगा। जैसे कि हम उच्चारण करें अड और अड, या अड और अड, तो पहले आ का उच्चारण करेंगे तो ऐसे होगा अड, ऊपर उठ करके नीचे गिरे। इसीलिए इस ध्वनि को इसमें सम्मिलित करने के लिए एक रूप बनाया गया ड ढ। तो ये क्या है? उत्क्षिप्त है। कंपन जात, कंपन जात, ये जो नाम दिया गया है कंपन जात, यह नाम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ही दिया है। और इसी वर्ण को धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना ने इसका नाम क्या है? प्रकंपित वर्ण कहा है। प्रकंपित व्यंजन इसका नाम दिया है। क्या नाम दिया है? प्रकंपित। सॉरी, प्रकंपित नहीं, लुंठित नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लुंठित। लुंठित, लुंठित का मतलब लुढ़कना, लुढ़क जाना। तो कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि यह किस प्रकार, यह व्यंजन का नाम क्या है प्रयत्न के आधार पर?
तो वो है कंपन जात। विद्वानों के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने इसका नाम लुंठित बताया है। तो यह जो लुंठित नाम है, इसकी परिभाषा ये है कि जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा को कंपन करना पड़ता है या कंपन उत्पन्न होता है स्पर्श करने में, तो वो है र। संघर्षहीन, सप्रवाही। संघर्षहीन, जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष भी नहीं करना पड़ता है और प्रवाह भी नहीं होता है, वो संघर्षहीन सप्रवाही व्यंजन होते हैं। ये संघर्षहीन और सप्रवाही एक नाम है जिसे हिंदी में और विद्वानों ने इसका नाम दिया है। अब आप तुरंत जान जाएंगे कि वह कौन सा व्यंजन है जिसका नाम दिया है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। इस व्यंजन के उच्चारण में यह दो ही है, या और वाह, लेकिन डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने अर्ध स्वर या व रा सबको माना है। तो मान्यता केवल या और वा को होता है। कभी आपसे पूछा जाए कि उनके अनुसार वर्ण का या व्यंजन अर्ध स्वर कौन से है, उन्होंने अंतस्थ को भी अर्ध स्वर माना है, लेकिन वह पूर्णतः सत्य नहीं है। अर्ध स्वर या और वाह है कि जिनके उच्चारण में हवा का प्रवाह तो चलता है किंतु संघर्ष नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या होते हैं वे संघर्षहीन, मतलब कि संघर्ष नहीं करना पड़ता है। सप्रवाही, और प्रवाह हो करके वायु बाहर निश्रित हो जाती है, तो वो या और वाह है। आज हमने केवल बोल करके इनकी परिभाषाएं बताया है और कौन से वर्ण हैं, किंतु आगे की वीडियो में हम इसकी परिभाषा पर जरूर चर्चा करेंगे किसे कहते हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए इस चैनल पर, आपको बहुत कुछ नया और गहरा सब कुछ मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।